नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह सीआरपीसी की वीडियो है। सीआरपीसी में ये वीडियो में आपको धारा 6 से लेकर 60 तक से क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका यह फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। सभी ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस वीडियो में आपको लोक अभियोजक तथा दंड न्यायालय क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, उसकी नियुक्ति क्या है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे नियुक्त किया जाएगा, कौन सरकार नियुक्त करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर उच्च न्यायालय, फिर हाईकोर्ट, इससे जितना भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं, अर्थात दंड न्यायालय का जो बताया गया सीआरपीसी के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग दंड न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय है, इसमें पूछा जा रहा है कि दंड न्यायालय में कौन सा न्यायालय नहीं है, सम्मिलित नहीं। ओके, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सेशन न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, तो ऑप्शन डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए सीआरपी के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग दंड न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय होंगे। तो सेशन न्यायालय होता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है, तथा महानगर मजिस्ट्रेट होता है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय मतलब सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, धारा 6 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी का दंड न्यायालय होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा न्यायालय है जो कि दंड न्यायालय के में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कौन सा न्यायालय है जो दंड न्यायालय में नहीं आता है। ओके, तो जिला न्यायालय, जिला न्यायालय क्या होगा, वह दंड न्यायालय में नहीं आएगा, सेक्शन 6 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकते हैं जिसकी जनसंख्या हो। अर्थात सीआरपीसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकता है, कितनी जनसंख्या हो तो वो घोषित कर सकता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। ओके, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 लाख जनसंख्या हो तो, या फिर ऑप्शन बी 3 लाख 5 लाख हो तो, या फिर ऑप्शन सी 7 लाख हो तो, या फिर ऑप्शन डी 3 लाख हो। तो मैं आपको बतला दूं, हम महानगर क्षेत्र का जो प्रावधान बताया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीआरपीसी के सेक्शन 8 से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगा जब उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ओके, सीआरपीसी के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हो गया 10 लाख। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सत्र न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या जिला जज नियुक्त करते हैं, या फिर ऑप्शन बी कानून मंत्री नियुक्त करते हैं, या फिर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त करता है, या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। तो मैं आपको बता दूं सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, अर्थात हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। ओके, यह बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज, सॉरी सीआरपीसी सेक्शन 9 के सब क्लॉज 2 में, तथा इसके साथ ही साथ आपको यदि देख लिया जाए थोड़ा डिटेल में, तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में बताया गया है सत्र न्यायालय का गठन का मतलब स्थापना का प्रावधान किया गया है। वहीं सीआरपीसी के अनुच्छेद 234 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। ओके, जबकि सेशन न्यायालय है, जबकि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट को बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है, अर्थात सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफर कौन करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा, तथा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा। तो मैं आपको बता दूं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ओके, उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। तो मैं आपको बतला दूं, क्या बतला दूं, मैं आपको यह बता दूं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की नियुक्ति सीआरपीसी सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ओके, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। बातें बताया गया आपको सीआरपीसी सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसका पूछा जा रहा है, इसकी नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? अभी बताया गया, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होता है? ओके, तो ऑप्शन ए राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, या फिर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत में आता है, या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ओके, तो मैं आपको बता दूं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होता है? तो यह होता है ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग सही होता है आंसर। तो कौन कौन से हो गया? उच्च न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात हाई कोर्ट तथा सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता आता है। ओके, सीआरपीसी की सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात की जाती है। वही धारा 14 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है, जिसके अंदर धारा 11 फिर धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित किया गया। अर्थात उच्च न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण कर सकता है तथा इससे संबंधित प्रावधान समय समय पर वह परिनिश्चित कर सकता है स्थानीय सीमा का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा यह जा रहा है कि अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है? ओके, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के विषय में कौन नियम बना सकता है फिर विशेष आदेश दे सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 कार्यपालक दंडाधिकारी, या फिर ऑप्शन बी क्या है? जिला दंडाधिकारी, या फिर ऑप्शन सी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में सीजीएम अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नियम बनाता है या फिर विशेष आदेश दिया जाता है। ओके, ये बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 15 के सब क्लॉज 2 में। इसके अकॉर्डिंग बातें बताई गई है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य वितरण के में नियम बना सकता है, विशेष आदेश दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ओके, तो आपको बतला दूं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी विधि मंत्री द्वारा किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नियुक्ति आपको सीआरपीसी के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके, राज्य सरकार के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि किसी जिले के लिए लोक अभियोग की नियुक्ति करने के लिए कौन प्राधिकृत है? अर्थात किसी जिले के लिए लोक अभियोग अर्थात एडवोकेट सरकारी वकील जिसे कहा जाता है लोक
अभियोजक उसकी नियुक्ति करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ओके, ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राज्य शासन, या फिर ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी जिला दंडाधिकारी। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो राज्य शासन। सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति करने की शक्ति राज्य सरकार की है। ओके, तो प्रत्येक जिले में लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा, सीआरपीसी सेक्शन 24 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति नहीं हो सकता है यदि उसका नाम, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति नहीं हो सकता है यदि उसका नाम, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीशों की सूची में न हो, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय की सूची में न हो, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो, तो ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक की सूची में न हो। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, किसी व्यक्ति को यदि लोक अभियोजक नियुक्त करना होता है तो वह किसके सूची में होता है तो उसे लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो तो, अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सब क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को लोक अभियोजक नियुक्त नहीं करेगा जिसका नाम सत्र न्यायाधीश के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची में नाम नहीं हो। ओके, अर्थात जिला दंडाधिकारी की सूची में नहीं। ओके, परंतु यूपी के संदर्भ में देख लिया जाए तो इसमें थोड़ा सेक्शन 24 में क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन करके यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि धारा 24 में लोप किया गया तथा इस अधिनियम के अनुसार जो लोप किया गया वो 16 फरवरी 1991 से लागू है तथा राज्य में लोक सेवक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के विवेकानुसार की जाती है, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में धारा 24 में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष संशोधन किया गया। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, सामान्य तौर पर यदि उत्तर प्रदेश के अलावा देखा जाए तो कोई व्यक्ति जिले के लोक अभियोजक नियुक्ति नहीं हो सकता यदि उसका नाम जिला दंडाधिकारी अर्थात डीएम की सूची में नहीं हो। ओके, तो नहीं नियुक्त किया जा सकता। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है आखिर 12 में? कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के पात्र हो गए जब वह कम से कम, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवस्था करता रहा हो। ओके, तो कोई व्यक्ति, तो अर्थात ऐसा व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगा जो लगभग अर्थात कम से कम इतना वर्ष तक एडवोकेट या फिर अधिवक्ता का काम कर रहा हो। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह बातें बताई गई आपको सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सब क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवस्था कर रहा हो। तो कितने वर्ष तक? तो 7 वर्ष तक। ओके, मैं फिर से इसके रिपीट कर देता हूँ, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवस्था करता रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए? यह बात है आपको सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में बताया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 24 के सब क्लॉज 3 में, या फिर ऑप्शन बी धारा 24 के सब क्लॉज 7 में, तथा ऑप्शन सी धारा 24 के सब क्लॉज 8 में, या फिर ऑप्शन डी धारा 25 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन की व्यवस्था नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको देख लिया जाए तो क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है? तो ये छत्तीसगढ़ में पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ सिविल जज में 2003 तथा 2007 में पूछा जा चुका है, तथा इसके साथ ही साथ ये पूछा जा चुका है आपको राजस्थान जेल में भी 2014 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, धारा
किस सेक्शन में बातें आता है? तो ये बातें आती है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सब क्लॉज 8। 24 के सब क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग आ जाता है कि विशेष लोक अभियोजक अर्थात विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम 10 वर्ष तक के विधि व्यवसाय की आवश्यकता, अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन धारा अर्थात सीआरपीसी की धारा 24 के सब क्लॉज 8 के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक, विशिष्ट अर्थात विशेष लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए, उसे नियुक्त करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन संचालन करते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का अर्थात किसी मामला का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए शासकीय अधिवक्ता द्वारा, या फिर ऑप्शन बी पुलिस निरीक्षक द्वारा, या फिर ऑप्शन सी उप निरीक्षक पुलिस द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सहायक लोक अभियोजक द्वारा। ओके, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ओके, तो मैं अभी आपको बता दूं, यदि केवल और केवल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पूछा जा रहा है तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन अर्थात किसी मामले का संचालन किया जाएगा आपको सहायक लोक अभियोजक द्वारा। ओके, सहायक लोक अभियोजक द्वारा। यह बातें बताई गई आपको सीआरपीसी सेक्शन 25 के सब क्लॉज 1 में। इसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामलों का संचालन कौन करेगा? तो सहायक लोक अभियोजक करेगा, परंतु यदि पूछा जा रहा हो तो सत्र न्यायालय अर्थात सेशन न्यायालय, सेशन विचारण में अंतर्गत, तो आपको सीआरपीसी 225 से 228 में तक में बताया गया, तो उसमें यदि सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन करना हो तो वहां पर कौन संचालन करेगा? तो सहायक लोक अभियोजक नहीं करेगा, वहां पर लोक अभियोजक संचालन करेगा। यह बातें बताई गई आपको सीआरपीसी सेक्शन 225 में, अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 225 में देख लिया जाए तो 225 में सत्र न्यायालय में मामले का अभियोजन का संचालन कौन करेगा? तो लोक अभियोजक करेगा 225 के अकॉर्डिंग, तथा सहायक लोक अभियोजक करेगा सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग करेगा किसका? तो मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन करेगा। ओके, आपको ध्यान रखना 25 तथा 225। 225 में करता है मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन करता है सहायक लोक अभियोजक, सॉरी 25 में करता है मजिस्ट्रेट न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक करता है, तथा 225 में सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक करता है संचालन। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है लास्ट में? सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है? अर्थात सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अनुसार सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? ओके, ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 24, तथा ऑप्शन सी धारा 13, तथा ऑप्शन डी धारा 25। ओके, तो सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो इसके सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। ओके, इसके साथ ही साथ अन्य सेक्शन देख लिया जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग हो जाता है सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, तथा धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक की नियुक्ति हो जाता है, तथा धारा 13 में क्या बताया गया? धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, तथा साथ ही साथ धारा 20 में बताया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। ओके, तो चलिए, यदि आपका कीमती समय मेरे साथ साझा किए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।